मेरी कहानी का शीर्षक है झेलम हॉस्टल रूम नंबर 32। जो लोग झेलम में रहते हैं वो जानते हैं कि इस हॉस्टल का एक बंकर है जिसमें कहते हैं किसी जमाने में भूत रहा करते थे। कई लोग लिखते रहे हैं कि उसमें भूत रहा करते थे। झेलम हॉस्टल मेरे दिल के बहुत नजदीक है। मुझे सिंगल सीटर दूसरे हॉस्टल में मिला लेकिन मैं नहीं गया। मैं झेलम में बहुत सुकून महसूस करता हूँ। उस डाल की तरह जो चिड़िया आकाश में उड़ती है लेकिन अंत में उसे डाल पे ही बैठना होता है। झेलम मेरे लिए कुछ इसी तरह सुकून का नाम है। तो मेरी कहानी का शीर्षक झेलम हॉस्टल रूम नंबर 32। आज भी मैं हड़बड़ी में था। आमतौर पर यह मेरी आदत में शुमार है। स्टेडियम में रनिंग करने और उसके बाद हॉस्टल आकर नहाने में इतना समय लग गया कि मैच का समय लगभग खत्म हो गया। जो लोग जेएनयू में वो जानते हैं मैच का समय फिक्स होता है। रात के 9:02 हो गए थे। मैच 7:30 से रात 9 बजे तक ही चलता है। आपको सच्चाई बताऊं, बीच में 5 मिनट व्हाट्सएप में लग गए। वोल्गा का मैसेज आया था और उसका मूड लड़ने वाला था। आज इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक आदमी से फेमिनिज्म पर उसकी बहस हो गई थी। गुस्सा कहीं का था लेकिन निकला मेरे ऊपर। मैंने कहा, 1000 लाखों साल की पेट्रियार्की का सारा भार मेरे ऊपर डाल दोगी क्या? और एक स्माइली भेज दी। वेरी फनी उसने टाइप किया और फिर मेरी भी स्माइली। उसके गुस्सा उतरने तक मैच का टाइम लगभग खत्म हो गया था। मैंने खाना खत्म हो जाने की दुहाई दी और खाना के बाद बाकायदा फोन करने का वादा किया। उसने बद्दुआ दी, जाओ तुमको खाना नहीं मिलेगा। जेएनयू वाले खाने के पीछे इतना पागल क्यों होते? भले कोई काम छूट जाए लेकिन खाना नहीं छूटना चाहिए। मैंने भूख के आगे उसकी बातों को इग्नोर किया और भागकर मेस में पहुंचा। वोल्गा की बद्दुआ के बावजूद खाना मिल गया। बुधवार का दिन था। झेलम वाले जानते हैं मछली मिलती इस दिन। अफसोस हुआ कि पहले आता तो मुंडी मिल जाती। पहले के कुछ सौभाग्यशाली मछली खोरों को यह सुविधा मिल जाती है। उनको मुंडी के अलावा एक एक्स्ट्रा पीस दिया जाता है। बाकी के लोगों को सिर्फ एक पीस से काम चलाना पड़ता है। इसलिए बुधवार के दिन 7 बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है। कई बार तो स्पेशल डिनर होने का भरम हो जाता है। इस लाइन में उड़ीसा, बिहार और बंगाल के लड़के सबसे आगे होते हैं। मुंडी न मिल पाने का गम था और खाने के बाद तुरंत लाइब्रेरी जाना था, इसलिए सब कुछ तेजी से निपटा रहा था। लेकिन मछली का कांटा खाने की स्पीड कम कर दे रहा था और लेट पहुंचने पर लाइब्रेरी में सीट नहीं मिलती। हम लोग मेस में खाते कम और बात ज्यादा करते हैं, खास करके झेलम वाले। और झेलम मेस बहस के लिए जाना जाता है। मेस टेबल पर बहस में तुरंत कूद पड़ने वाले अधिकतर लोग अब तक खाना खा चुके थे। नित्यानंद जानता उन लोग। इसलिए मेस का माहौल शांत था। मैं चुपचाप सर नीचे किए जल्दी जल्दी खा रहा था। अचानक मेरा ध्यान टूटा जब मेरे टेबल के ठीक उस पार बैठे लड़के ने बहुत प्यार से कहा, भैया हमसे बात नहीं करेंगे? मैंने शक पकाते हुआ, अरे क्यों नहीं करेंगे, बोलो। फिर थोड़ी बहुत वही हॉस्टल लाइफ की घिसी पिटी बातें, मतलब सिनॉप्सिस दे दिया, चैप्टर लिख लिया, गाइड परेशान तो नहीं करते, रूममेट का व्यवहार कैसा है, स्कॉलरशिप टाइम पर आ रही है कि नहीं आ रही। उसने इन बातों का उतना ही जवाब दिया जितने में काम चल जाता है। हॉस्टल लाइफ या कॉलेज लाइफ में इन प्रश्नों से हर दिन भिड़ना होता है। इसलिए कुछ दिनों के बाद सब लोग इसके आदी हो जाते हैं और इन प्रश्नों का कोड वर्ड में जवाब भी देना सीख जाते हैं। कुछ देर तक हम खामोश रहे। मेरी खामोशी में भी जल्दबाजी थी। उसने बहुत सुकून से कहा, भैया एक बात कहूं? मैंने कहा, ऑर्डर क्या जरूरत है, कहो। और ये पृष्ठभूमि इसी मैच की है। फिक्शन है, कहानी में बहुत सारी चीजें कल्पना से होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मैच वही है जहां मैं अभी कहानी पढ़ रहा हूं। मैंने दांतों में फंसे मछली के कांटे को निकालते और स्पष्ट आवाज में कहा, कहो ऑर्डर की क्या जरूरत है। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव आया और उसने लगभग हंसते हुए कहा, आपको पता है 2 साल पहले मैं आप पर रैगिंग का केस लगाना चाहता था। हैं? मैं अवाक रह गया। चारों दिशाएं डोल उठी, जोर से दिमाग की बिजली चमकी। फिर मैंने आधी हंसी और आधे आश्चर्य से पूछा, क्यों? मेरे क्यों कहने में घबराहट, क्योंकि मैं जब भी आपको देखता था तो परेशान हो जाता। मुझे देखकर? हाँ, आपको देखकर। उसने बताना शुरू किया, जब आप पहली बार मेरे रूम में आए थे, तब मेरे रूम पार्टनर ने आपका और हमारा परिचय करवाया था। आवाज आ रही है?
परिचय करवाने के तुरंत बाद आपने मेरी टेबल पर से मिठाई का डब्बा उठा लिया और कहा कि भूख लगी है, जरा एक मिठाई खा लो। मैं पूरी तरह से ना कहना चाहता था क्योंकि वो डब्बा मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया था। उस दिन उसका जन्मदिन था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, आपने मिठाई मुंह में डाल ली। आप मुझसे सीनियर थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपने रूम पार्टनर से भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा वो आपके दोस्त हैं, उनको भी बुरा लगेगा। मैंने याद करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत याद आया। मैंने सहमति में कहने की कोशिश की, लेकिन इस रूम में इतनी आवाज इतनी कम थी कि ठीक से मैं भी नहीं सुन पाया। मैं अपनी ही रॉ में बोलता जा रहा था, लेकिन मैं सकते में था। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है। मेरे खाने की स्पीड कम हो गई थी। लाइब्रेरी जाने का उत्साह धूमिल पड़ गया था। मैं करंट लगे उस अधमरे आदमी की तरह महसूस कर रहा था। मुझे एक बार करंट लगा, इसलिए मुझे पता है करंट लगने के बाद कैसा लगता है। मेज टेबल पर बहुत सारे छात्र अब भी बैठे हुए थे, कुछ के साथ उनकी गर्लफ्रेंड थी, इसलिए मुझे थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी कि कोई सुन न ले। लेकिन उसे आसपास बैठे किसी आदमी की परवाह नहीं थी। उसका बोलना अब भी जारी था। मैंने सोच लिया आपसे कम बात करूंगा। फिर एक दिन खाने के बाद आप अचानक मेरे रूम में आए। आप हाँफ रहे थे, ठंड का दिन था। आप मेरे रूम पार्टनर को क्रिकेट खेलने के लिए बुलाने के लिए आए। शायद आप सीढ़ियों पर भाग भाग कर सबको इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए बहुत तेजी में लग रहे थे। हम दोनों आराम कर रहे थे। मुझे याद आया वो तो आराम नहीं कर रहे थे, वो दोनों सो रहे थे। आपने गेट पर जोर का धक्का दिया। हम दोनों चौंक उठे। मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन तब तक मेरे रूम पार्टनर ने कहा, मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं सीधे झेलम लॉन में आता हूं। उनको आपके बारे में सब कुछ पता था, लेकिन आप मेरे लिए बिल्कुल नए थे। आप वहीं तक नहीं रुके। आपने अब मेरी तरफ इशारा किया, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? मैंने कहा नहीं। क्यों? खेलना चाहिए, खेलने के बहुत फायदे हैं, सब लोगों से मिलना जुलना होगा, हेल्थ भी ठीक रहेगा। मैंने मन ही मन का बकवास। लेकिन अब तक मैं आपसे पूरी तरह डरने लगा, इसलिए मैंने कहा कल मेरा प्रेजेंटेशन। आप जल्दी में थे इसलिए तुरंत चले गए। शायद आपको मेरी बात पर विश्वास हो गया। उसके बाद आपने मेरे सामने वाले रूम के ठीक बाएं वाले रूम का दरवाजा जोर से पीटा। आप किसी गुंडे मवाली की तरह रौब दिखा रहे थे। आपको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि कौन किस अवस्था में होगा, किसको खेलना है किसको नहीं। आप सबको मैदान में घसीट के ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे अंदर डर समा गया। सच में मुझे ऐसा लगने लगा कि कल मेरा प्रेजेंटेशन है। मैंने तुरंत मम्मी को फोन लगाया। इतनी सी बात पर मम्मी को फोन कर दिया। मैंने शांत पड़ चुके अपने गले को जगाने की कोशिश की और रफ्तार में बोले जा रहा था। मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन मैंने उसे टोक दिया और वो इसके लिए तैयार भी नहीं था। अरे भैया, मैं बच्चा हूं ना, बहुत इमोशनल, बहुत जल्दी डर जाता। उसके कहने के अंदाज से मुझे हल्की हंसी आई, लेकिन मैं अब तक पर्याप्त टेंशन में आ चुका था, इसलिए इस हंसी से भी मेरे चेहरे के भाव में कोई हसीन बदलाव नहीं। वो जिस आत्मीयता से बात कर रहा था, उसे अब मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। वो आत्मीयता से बात कर रहा था और वह अब बात करने में मुझसे सहज है। लेकिन मेरी उत्सुकता यह जानने में बढ़ रही थी कि मैं आज भी तो पहले जैसा हूं, पर इसको मेरी बात अचानक बुरी लगनी क्यों बंद हो गई? अचानक इसका इंटरेस्ट मेरे में क्यों हो गया? वह एकदम में बोले जा रहा था। वो बहुत अंतर्मुखी स्वभाव का लड़का था, लेकिन आज बहुत कुछ कह देना चाहता था। मैंने मम्मी को बताया कि हॉस्टल में एक भैया मेरा रैगिंग ले रहे हैं। मम्मी डर गई। उनके डर ने पापा को भी डरा दिया। मैंने दोनों को पूरी बात बताई और उन्होंने कहा कि उस लड़के से बच के रहो। भैया, शाम को मेरा दोस्त मयंक आया। मैंने उसे भी पूरी बात बताई। उसने कहा चलो एंटी रैगिंग का केस फाइल कर देते हैं, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम आपको एक और मौका देना चाहते थे। उसके बाद आप बहुत दिनों तक दिखे नहीं। शायद आप घर चले गए होंगे या फील्ड वर्क पर, क्योंकि अगर आप हॉस्टल में होते तो मेस में आपकी आवाज जोर जोर से सुनाई देती। संडे को आप फिर से लोगों का दरवाजा पीट रहे होते, हॉस्टल के गेट पर खड़े होकर किसी न किसी को चाट रहे होते। लेकिन बहुत दिनों से ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। बहुत दिन के बाद अचानक आप दिखे। हॉस्टल नाइट की तैयारी चल रही थी। मैंने आपको भाग भाग कर काम करते देखा, कभी कॉरिडोर में, कभी गेट पर। मैं खाने के लिए मेस में जा रहा था
अचानक आप सामने से आ गए और पहली बार अपने प्यार से पूछा, कैसा सजा है हॉस्टल? अपने दोस्तों को बुलाओ, कूपन लो, एंजॉय करो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। आप मेरे साथ मेज तक आए, साथ में खाने की थाली ली, रोटी की लाइन में मुझे पहले रोटी लेने दी, मेरी थाली में पहले सलाद डाल दिया। मैं डर गया, मुझे लगा आप मेरे साथ अब कुछ बड़ा करने वाले हैं। मैं आपके साथ बैठने के बजाय कहीं और बैठना चाहता था, लेकिन आपने मुझे अपने साथ बिठा लिया। आपका इतना रियल और डोमिनेटिंग नेचर है कि तुरंत से आपको मना करना बहुत हिम्मत का काम है। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता था, इतने में सामने बैठे लोगों ने मेरा काम आसान कर दिया। आपके बगल में हॉस्टल प्रेसिडेंट भी बैठे थे। आप लोगों को बेहतर हॉस्टल लाइफ और स्पोर्ट्स इवेंट के लिए लोग बधाई देने लगे। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और वहां से दूर चला गया। मुझे क्रेडिट में कूपन लेने में कुछ दिक्कत आई। आप लोगों को पता है कि हॉस्टल नाइट होता है तो उसमें क्रेडिट पे भी कूपन मिलता है। आप अपने गेस्टों को बुला सकते हैं तो कुछ आप कैश से कूपन ले सकते हैं, कुछ क्रेडिट से ले सकते हैं। तो उसने कहा कि मुझे क्रेडिट से कूपन लेने में कुछ दिक्कत आ रही थी, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। आप हॉस्टल नाइट की रात डीजे के टाइम भी मेरे पास आए और मेरे साथ डांस का 1-2 स्टेप किया और फिर अपने ग्रुप में चले गए। मैं आपके साथ सामान्य तो नहीं था, लेकिन डर थोड़ा कम होने लगा। मैंने अब लाइब्रेरी जाने की उम्मीद छोड़ दी थी। कहानी लंबी चल रही थी। जूठा हाथ सूख चुका था, धोने का समय कहां था। सामने वाले को हट कर नहीं सकते थे। उसके बाद चुपचाप सुनता रहा। कुछ दिनों के बाद मेरे रूम पार्टनर यानी कि आपके दोस्त की नौकरी लग गई और वो हॉस्टल छोड़कर चले गए। मेरा रूम खाली हो गया। अब मैं अकेला था। मुझे अकेला रहना अच्छा लगता था, मैं खुश था। सिर्फ 2 लोग मेरे पास आते थे, मेरा दोस्त मयंक और मेरी गर्लफ्रेंड कोयना। यहाँ हॉस्टल का नाम है कोयना, प्रतीकात्मक है। एक दिन मयंक सुबह सुबह मेरे पास आया। उसका फोन टेबल पर पड़ा था और वो वॉशरूम गया हुआ था। उसका फोन आया, मैंने देखा और सुना, लेकिन मैं अपने लैपटॉप पर काम करता रहा। फोन बार बार आ रहा था। मैंने यह सोचकर फोन हाथ में लिया कि सामने वाले को बता दूं कि मयंक बाथरूम में है, लेकिन मुझे नंबर जाना पहचाना लगा। अरे ये तो कोयना का नंबर है। नंबर पीकॉक नाम से सेव था। मुझे 2 लोगों के नंबर पूरी तरह याद है, पापा और कोयना का। इतने में फोन पूरा बजकर कट गया। मैंने सोचा अब की बार आएगा तो बता दूंगा। कोयना और मयंक भी आपस में परिचित हैं, इसलिए मुझे वो कॉल सामान्य। विंडोज का फोन था। अब की बार फोन आने के बजाय मैसेज आया, लव यू, गुड मॉर्निंग, फोन पिक करो, मैं तुम्हारे रूम पर आ रही हूं, तुम कहां हो। खाने का समय खत्म हो गया था। सारे लोग खा चुके थे, बस कुछ मेस वर्कर बच गए थे जो हमारे साथ खा रहे थे। सफाई वाला हमें एक ही बेंच पर बैठकर खाने का अनुरोध कर रहा था। पहले आए होंगे तो देख रहे होंगे, अभी सफाई कर रहे थे तो ऐसा ही सिचुएशन आ रहा था। हम दोनों ने अपना प्लेट उठाया और एक कोने में बैठ गए। उसने फिर से बोलना शुरू किया। इस छोटे से व्यवधान के बाद भी उसके बोलने के लय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भैया मैं रोने लगा। उसका चेहरा अब भी भावुक हो उठा, जैसे वो फिर से रो उठेगा। फोन जहां से उठाया था वहीं रख दिया। तब तक मयंक भी आ गया। मैंने बाहर का रोना बंद कर दिया और अंदर ही अंदर रोने लगा। मयंक ने पूछा तो मैंने मम्मी की याद का बहाना बनाकर टाल दिया। उसे भी लैपटॉप पर काम करते करते अचानक मेरा रोना अजीब लगा, लेकिन उसे पता था कि मैं भावुक हूं और कभी भी रो सकता हूं, इसलिए उसने टाल दिया। उसने फोन चेक किया, जाहिर है वो रुक नहीं सकता था। उसने बहाना बनाया और शाम में मिलने का वादा करके निकल गया। कोयना ने आज मुझे सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज में बताया था कि उसकी कजन आई हुई है, इसलिए वो आज घर पर रहेगी। मयंक पेरियार हॉस्टल में रहता था। कोयना डे स्कॉलर थी और बसंत कुंज में अपने अंकल के साथ रहती थी। मैं भी मयंक के पीछे हो लिया। मैं गोदावरी बस स्टॉप के ऊपर उस पार जूस की दुकान के पीछे छिपकर बैठ गया होगा। उम्मीद आप लोग जूस पिए होंगे उसमें से। जाहिर है वो आई और पेरियार चली गई। मैं 4 जूस के सहारे दिन भर बाहर ही इंतजार करता रहा। वो दोनों शाम में निकले। कोयना ऑटो से निकल गई। कुछ देर के बाद मयंक ने मुझे फोन किया। भैया अब तक मैं पागल हो चुका था, लेकिन रोड पर मयंक से कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे रूम पर ही बुलाया और भागकर रूम पे पहुंचा ताकि उसे पता न चल जाए कि मैं पीछा कर रहा हूं। उसके आते में लड़ पड़ा। आप मुझे देख रहे हैं भैया, मैं शरीर से कितना कमजोर आदमी हूं। मेरा ध्यान अचानक टूटा। उसने कहानी के बाहर आकर मुझसे सवाल किया था। मैं कहानी में खो गया था। मैंने धीरे से कहा, हाँ देख रहा हूं। उसने अपने हाथों को हवा में अपने कमर से सिर तक लहराया। ऐसा करके वो अपना कमजोर शरीर मुझे दिखाना चाह रहा था। मैंने कहा बहुत दिनों से देख रहा हूं, बोलो आगे आगे बोलो क्या बोलो। भैया उसने मुझे मेरे ही बेड पर पटक दिया और अपना मोबाइल निकालकर कोयना के मैसेज और उसके साथ अपनी कोजी फोटो दिखाई।
अब मैं किसको क्या कहता, कोई ना अब उसकी थी। मैं बेड से उठ नहीं पाया, मयंक की चाल बदल गई, वो चला गया। मैं बीमार हो गया, मम्मी पापा फोन पर फोन करते रहे, हेल्थ सेंटर हर वक्त मेरे साथ था, दोस्त कोई था नहीं और मैं बीमार बना रहा। उस वक्त मैंने भैया आपको बहुत याद किया। मुझे लगा काश आप मेरे रूम आते, मेरा हाल चाल पूछते, मेरे पास बैठते, मेरी मिठाई खा जाते। अब मेरे पास कोई नहीं था। आपने मुझे निराश नहीं किया। आप अगले ही दिन आ गए, जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। आप अपने दोस्त का कोई लेटर खोजते हुए आए थे, क्योंकि इसी पते पर पुरानी चिट्ठियां आ रही थी। आपने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कोई चिट्ठी नहीं आई है। मैं पूरा खाली हो गया था, इसलिए हमने थाली धोने वाली टेबल पर थाली रख दी, अपने कठोर हो चुके हाथ धोए। अब हम पेपर स्क्रीन के पास खड़े होकर बात करने लगे। संयोग से ना कोई पेपर पढ़ रहा था, ना ही कोई कैरम खेल रहा था, इसलिए बात करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये संयोग था, वहां हर वक्त कोई ना कोई होता है। आपने फिर मुझसे पूछा, अबे तुम दुबले हो गए, कुछ लेते क्यों नहीं? अगर यही बात आपने मुझसे पहले पूछी होती ना, तो मैं आपके ऊपर रेगिंग का केस लगा हो चुका होता। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। मैं जैसा चाह रहा था आप ठीक वैसा ही कर रहे थे। मैंने कहा भैया बीमार हूं। मुझे उस दिन एक जरा सा भी डर नहीं लगा आपसे। आपने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे शरीर पर हाथ फेरा, अरे तुम्हें तो बुखार है। मैंने हल्के से कहा हाँ। तुम्हारे पास थर्मामीटर है? नहीं, रुको मैं लेके आता हूं। आप वहीं से आवाज निकालते हुए निकले, अरे आजम तुम्हारे पास थर्मामीटर है, और फिर आवाज धीमी होती चली गई। एक बात है भैया, आपके अंदर फुर्ती बहुत है। आप तुरंत थर्मामीटर लेके आ गए। आपने बुखार चेक किया 103 डिग्री। आपने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। आप मुझे लेकर सफदरजंग गए, मेरे खाने पीने का ख्याल रखा। अगले दिन मम्मी पापा आए और मुझे कोलकाता ले गए। मैं बहुत दिनों तक बीमार रहा। ठीक होने के बाद आया तो बहुत सारी क्लासेस छूट गई, उसको कवर करने में कुछ पता नहीं चला। मैं बचपन से पढ़ाकू रहा हूं, इसलिए पढ़ने में मेरा मन सबसे ज्यादा लगता है। लेकिन धीरे धीरे उदासी ने घेर लिया। मयंक और कोई ना बुरी तरह याद आते। दोनों को साथ साथ कैंपस में देखता तो रात के अकेले में खूब रोता। कभी कभी तो दिन में भी रूम बंद करके रोता। आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन आप बहुत बिजी लगते थे। आप मेस में भी नहीं दिखते थे। एक दिन बाइक पर किसी लड़की के साथ आप दिखे। ऐसा कई बार हुआ। मैं समझ गया आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हैं। आज आप बहुत दिन के बाद मेस में दिखे। मैं बहुत दिन से आपसे बात करना चाहता था। आपसे बात करके अच्छा लगता भैया। अब बात क्या कीजिए ना, मैं चुपचाप था। अब वो जल्दी जल्दी बात खत्म करने लगा। वो मेरे रेस्पॉन्स के लिए अधीर हो चुका था, क्योंकि मैं चुप था, मैं कुछ बोल नहीं रहा। लाइब्रेरी की मेरी संभावित सीट कब की लुट चुकी थी। ऊपर टीवी रूम से क्रिकेट मैच देखने वालों की आह हर चौके पर उठ रही थी। इंग्लैंड धोनी के हाथों पिट रहा था। मेरे झूठे फोन करने के वादे से निराश होकर बोलगा लगातार फोन कर रही थी। मेरा फोन बार बार बज रहा था। वो अब मेरे बोलने की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे कुछ नहीं सूझा। मैंने उसे जोर से गले से लगा लिया। ओल्गा अब भी फोन किए जा रही थी। जींस की पॉकेट में फोन का वाइब्रेशन गुदगुदा रहा था। धन्यवाद।